देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। मौसम विभाग की ओर से उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग की ओर से यानी सचेत रहने की जरूरत है। आज के लिए ऑरेंज अलर्ट, बिहार में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। तो मौसम विभाग की ये अहम चेतावनी है। पश्चिमी यूपी में भी येलो अलर्ट है। पूर्वी यूपी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी किस लेवल पर कहां कितना सचेत रहना है, इसकी जानकारी मौसम विभाग ने अपनी तरफ से बता दी है। कहां कहां पर उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट है, बिहार में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। यहां पर लोगों को घर से बाहर निकलने से पहले इन अलर्ट का ध्यान रखना होगा। पश्चिमी यूपी में बारिश का येलो अलर्ट है, पूर्वी यूपी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। आपको बताएं कि लगातार बारिश और बाढ़ की तस्वीरों के बीच मौसम विभाग की हर एक चेतावनी बहुत मायने रखती है। खासकर इन लोकेशन पर कहां कहां कौन सा अलर्ट है, हम आपको बताते चले। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, बिहार में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। घर से बाहर निकलने वालों को इन अलर्ट्स का ध्यान रखना चाहिए। पश्चिमी यूपी में भी बारिश का येलो अलर्ट है, पूर्वी यूपी में ऑरेंज अलर्ट बताया जा रहा है मौसम विभाग की ओर से। तो देखिए, जगह जगह से बाढ़ की तस्वीरें तो हैं, लेकिन बारिश की वजह से कैसे तस्वीरें दिनों दिन बदलती जा रही हैं। क्योंकि अभी देखिए, हमने बताया कि किस तरीके का अलर्ट है कहां कहां पर, लेकिन इसी बीच जहां सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है वो भी आपके सामने इन राज्यों के नाम के साथ हम दिखा रहे हैं। असम की बात कर लीजिए, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। बारिश से यहां मुश्किलें थमती नजर नहीं आ रही। उस पर से अभी मौसम विभाग का जो अलर्ट है, कहीं ऑरेंज है तो कहीं येलो है। कुल मिलाकर के राहत मिलने की उम्मीद दिखाई अभी भी नहीं दे रही है, लेकिन तस्वीरें बदलती जा रही हैं। मुश्किल से और मुश्किल सिचुएशन में लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि पानी कम तो हो नहीं रहा। बारिश के इस अलर्ट के बाद ये मान के चलिए कि पानी और बढ़ेगा। तो असम की कंडीशन कैसी है, इसकी हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। वहां पर किस तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी का उफान लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है और डरावनी तस्वीरें आ रही हैं, वो सिलसिला थम नहीं रहा है। राजस्थान की बात कीजिए, जयपुर में जहां रिहायशी इलाकों से लगाए सड़कों पर पानी ही पानी और वहां के लोगों के लिए बहुत मुश्किल कंडीशन है। उत्तराखंड की डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं, जहां पहाड़ों का दरकना हो या गाद गदेरे हो, नाले हो, उन सब में उफान की स्थिति से लोग परेशान हैं। इसके अलावा आप देखिए, उत्तर प्रदेश में भी, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर ले, पश्चिमी यूपी की बात कर ले, जगह जगह पानी का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। बिहार, खासकर कोसी नदी का पानी, जो नेपाल का पानी है, उसने भी तबाही मचा रखी है। जो भी जिले जद में आते हैं वहां पर कंडीशन बहुत खराब है। मध्य प्रदेश के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहां पर भी सूचित कर दिया गया है कि आप सुरक्षित रहिए। और महाराष्ट्र, गुजरात की भी कंडीशन कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। तो देखिए, इसी बीच बड़ी खबर क्या है, अगली खबर का रुख करते हुए आपको बताएं कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को अंतरिम जमानत की खबर मिल रही है, लेकिन अभी जेल से बाहर नहीं निकल सकते हैं केजरीवाल। ये बड़ी खबर है। सीबीआई वाले मामले में उन्हें अभी भी जेल में रहना होगा। यानी ईडी वाले केस में भले राहत मिली हो, लेकिन सीबीआई वाले मामले की वजह से जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं। तो ईडी वाले केस में केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। आज का दिन बहुत अहम था, इसकी भी वर्चुअल सुनवाई थी, लेकिन एक तरफ से राहत, दूसरे तरफ से यानी सीबीआई की तरफ से अभी भी मामले में जेल में ही रहने वाले हैं केजरीवाल। तो ताजा अपडेट ये है, आज सुनवाइयों का दिन था केजरीवाल के इस पेशी को लेकर के, जहां अंतरिम जमानत तो मिली है, लेकिन ईडी वाले केस में, सीबीआई वाले केस में अभी भी मामला अटका हुआ है। इसमें अभी भी राहत नहीं है, जेल में ही रहना होगा अरविंद केजरीवाल को। तो ईडी और सीबीआई दोनों तरफ से जिस तरीके के आरोप लगे हैं, जिस तरीके से चार्जशीट है, जिस तरीके से सुनवाई आगे बढ़ रही है, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था, जहां राउज एवेन्यू कोर्ट में भी वर्चुअली पेश होना था और आज के दिन याचिका जो लगाई गई थी उस पर भी सुनवाई होनी थी। लेकिन कुल मिलाकर के एक तरफ राहत है तो दूसरी तरफ अभी भी जेल में रहने की स्थिति बनी हुई है अरविंद केजरीवाल के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी वाले मामले में भले ही जमानत दे दी हो, लेकिन सीबीआई वाले मामले में उन्हें अभी भी जेल में रहना होगा। और इसी बात को लेकर के आम आदमी पार्टी की ओर से आवाज उठाई जा रही है कि ईडी से जमानत मिलना इस बात के संकेत है कि किसी तरीके से राहत मिलनी चाहिए, लेकिन सीबीआई का शिकंजा है जो अभी भी कसता हुआ नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल को अभी भी ईडी की तरफ से जमानत मिलने के बाद भी जेल में ही रहना होगा, क्योंकि सीबीआई वाले मामले में अभी क्लीन चिट या जमानत जैसी स्थिति बनती दिखाई नहीं दे रही है।
तो कुल मिलाकर के ताजा अपडेट यही है, ईडी वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से उनकी याचिका स्वीकार की गई है, उन्हें जमानत दी गई है। ईडी की तरफ से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है आरोप, वो ये है कि पूरा केस ही ईडी की तरफ से बनाया गया है, लगाया गया है। इस केस को उस तरीके से ही बनाया जा रहा है, लेकिन वहां से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आम आदमी पार्टी के लिए पॉजिटिव है, लेकिन सीबीआई से राहत नहीं है। देखिए कांग्रेस क्या कहती है कि भ्रष्टाचार पर केजरीवाल और इस पर हमला बोलने की स्थिति। कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने कहा कि कोरोना के दौरान केजरीवाल ने शराब माफिया की मदद के लिए शराब नीति बदली और भ्रष्टाचार का पैसा गोवा और पंजाब में लगा दिया। हमने उनकी गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाया था। कांग्रेस आपके साथ गठबंधन नहीं करती तो दिल्ली में बेहतर प्रदर्शन करते, ये बड़ी बात निकल करके सामने आई है, जहां कहा यह जा रहा है कि कोरोना के दौरान केजरीवाल ने शराब माफिया की मदद के लिए शराब नीति को चेंज किया, बदलाव किया और जो भ्रष्टाचार का पैसा था उसे कहां लगाया गया, गोवा में, पंजाब में। हमने उनकी गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाया था। कांग्रेस आपके साथ गठबंधन नहीं करती तो दिल्ली में बेहतर प्रदर्शन हो सकता था। तो देखिए चुनाव के बाद यह बड़ा आरोप सामने आया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जो अंतरिम बेल मिली है उस पर बात करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के नेता अभिषेक दत्त हैं। एक बड़ी राहत है अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लार्जर बेंच पे ट्रांसफर करा है, इंटरिम रिलीफ उनको दी है। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, केजरीवाल जी ने कहा कि जिस आबाकारी नीति के तहत सारी ये कार्रवाई हो रही थी, उन्होंने कहा हमने इस आबाकारी नीति को बंद कर दिया। उस समय भी हमने सवाल उठाया था, अगर वो आबाकारी नीति सही थी तो उसके बंद क्यों करा आपने? पहली बार दिल्ली के अंदर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के 100 मीटर के अंदर रिहायशी इलाकों में जहां लोग बहन बेटियां रहती हैं वहां शराब के ठेके खोले गए। दिल्ली के अंदर ड्राई डे को कम करके 3 दिन तक सीमित कर दिया। दिल्ली के अंदर कार्टेल फॉर्मेशन अलाउ कर दी। दिल्ली के अंदर पूरी पॉलिसी तब बनी जब दिल्ली के लोग कोविड से परेशान थे, जब लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की लड़ाई लड़ रहे थे, बेड की लड़ाई लड़ रहे थे, तब केजरीवाल जी ने अपनी टीम के साथ बैठ के शराब माफियाओं को मदद करने के लिए पीक कोविड में इन्होंने इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा। यह दिखाता है कि केजरीवाल जी की प्राथमिकताएं क्या हैं। केजरीवाल जी बीमार हुए, मैक्स हॉस्पिटल में गए। सत्येंद्र जैन जी बीमार हुए, मैक्स हॉस्पिटल में गए। मनीष सिसोदिया जी बीमार है, मैक्स हॉस्पिटल में गए। दिल्ली का आम आदमी कोविड के समय सरकारी अस्पतालों के धक्के खा रहा था। ये इनका हेल्थ मॉडल है। आप नीति पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं और आपको लगता है कि भ्रष्टाचार भी इस मामले में हुआ, पैसे का बड़े पैमाने पर लेन देन हुआ? देखिए, उस समय भी हम लोग सबसे पहले लोग थे जिन्होंने सवाल उठाया था। आज मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि उन शराब माफियाओं को फ़ायदा दिलाने के लिए केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने, उस समय भी हमने कहा था गोवा के चुनाव में पैसा लग रहा है, पंजाब के चुनाव में पैसा लग रहा है, दिल्ली को शराब के हाथों में आप बेच रहे हो अपने पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए। उस समय भी हमने सवाल उठाया था। बट दुख इस बात का है, जिस उस समय के एलजी ने इस पॉलिसी को पास करा, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी उस पर उंगली नहीं उठाई। तो यानी जो उनकी अरेस्टिंग हुई थी फिर अरविंद केजरीवाल की, फिर वो सही थी? क्योंकि जब आप लोग इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो आप लोग सवाल उठा रहे थे अरविंद केजरीवाल। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और इस सवाल को लोगों तक पहुंचना चाहिए। हमने सवाल क्या उठाया कि 18 महीने पहले आपने केजरीवाल जी पे एफआईआर करी। आपने 18वें महीने चुनाव से पहले जब अरविंद केजरीवाल जी इंडिया गठबंधन के पास है, जब हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय आपने अरेस्ट क्यों करा? उस समय आपने कांग्रेस पार्टी के खातों को क्यों फ्रीज करा? उस समय आपने हेमंत सोरेन जी को क्यों अरेस्ट करा? उस समय ईडी और सीबीआई के लगातार छापे इंडिया गठबंधन के लोगों पे क्यों लड़ रहे थे? हमने केवल और केवल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया था। और मेरा ये क्लियर मानना था, अगर हम केजरीवाल जी से दिल्ली में हाथ नहीं मिलाते, परंतु वो लड़ाई संविधान की लड़ाई थी, अगर हम हाथ नहीं मिलाते तो दिल्ली में जिस तरीके से हरियाणा में, जिस तरीके से पंजाब में, जिस तरीके में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का परचम ले रहा है, दिल्ली में भी ले रहा था। तो आखिरी में पूछूंगा अभिषेक जी, हालांकि केजरीवाल जी को अंतरिम बेल मिली लेकिन अभी वो सीबीआई की कस्टडी में है तो अभी वो जेल में ही रहेंगे। ये जो खबर है, ये जो इंटरिम बेल का आप स्वागत करते हैं या ये आपके लिए, बीजेपी के लिए झटका है, वो कांग्रेस के लिए भी झटका है? नहीं, देखिए, झटका नहीं है, झटका किसी बात के नहीं है। झटका केवल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफी कार्रवाई क्यों नहीं करती। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा भारतीय जनता पार्टी का नेता था जिसके कहने में तब के एलजी ने इस फाइल को पास करा, उस पर कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई? ये झटका किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं पड़ रहा, ये दिल्ली का विश्वास जो उन्होंने केजरीवाल जी को 3 बार लगातार दिल्ली की जिम्मेदारी दी, ये लोगों के विश्वास का झटका है। ठीक है। और इसी बीच आम आदमी पार्टी केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत को एक बड़ी जीत बता रही है, तो बीजेपी कह रही है कि इसमें खुश होने की वाली बात है नहीं, बल्कि इससे तो ये मुहर लग गई है कि केजरीवाल शराब घोटाले में शामिल हैं।
भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत नहीं है, और आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए, और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। इंटरिम बेल मिली है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, ये सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को रिफर करा गया है। जब भी कोई चीज लार्जर बेंच को रिफर करी जाती है उसकी सुनवाई में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ दिन पहले ईडी ने एक बहुत ही डिटेल्ड चार्जशीट कोर्ट के समक्ष रखी थी। उस चार्जशीट के तहत व्हाट्सएप चैट्स, साक्ष्य और बाकी के बाकी तथ्य देखकर यह पता चला था कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंग पिन हैं, कि जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस प्रकार के अपराध में लिप्त होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इस सत्ता के मुंह में इतने मदमस्त हैं कि सीएम की कुर्सी को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। और देखिए, शंभू बॉर्डर जाम किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान सामने आया है। कहना है कि राज्य रास्ता कैसे रोक सकता है, सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल है। यातायात को नियंत्रित करना उसका कर्तव्य है। हम कह रहे हैं इसे खोलें, आप नियंत्रित करें। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शन कर रहे 22 साल के युवक की मौत की न्यायिक जांच के खिलाफ हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई को टालते हुए अनलॉक करने के आदेश दिए। और क्या कुछ है आज की इस टिप्पणी पे, चलिए रुक करते हैं। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता का फोन लाइन पर मौजूद हैं। अंकित, जरा बताएं कि किस तरीके से आज के इस टिप्पणी में मैसेज है राज्य की सरकार के लिए और क्या क्या बुलेट पॉइंट्स हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पिछले कई महीनों से बंद है और अभी जो 2 दिन पहले ये जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का जो आदेश आया था उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इसी तरीके की टिप्पणी करते हुए आदेश दिया था कि शंभू बॉर्डर जो पिछले कई महीनों से बंद है उसको खोला जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में आज वैसे तो सुनवाई चल रही थी एक दूसरे मामले की, जो किसान आंदोलन के दौरान एक 22 वर्षीय युवक की मौत हुई थी, उस मामले की न्यायिक जांच को लेकर के जो हरियाणा सरकार की अपील थी उस पर। लेकिन उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमको भी जो अखबारों से और जो मीडिया के माध्यम से ऐसी जानकारी मिली है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जो बातें कही हैं वो पूरी तरह सही हैं। और वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसी राजमार्ग को कैसे अवरुद्ध कर सकता है, यानी कि पूरी तरीके से बंद कैसे कर सकता है। यातायात को नियंत्रित तो जरूर किया जा सकता है और ये उसका कर्तव्य है। हम कह रहे हैं कि आप इसे खोलें, यानी कि एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का जो आदेश आया था उस पर जो है अपनी सहमति जताते हुए मौखिक तौर पर ही सही ये बता दिया है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हाईवे को खोले, और उसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल अंकित, ये अब बाकी के आने वाले वक्त के लिए नजीर भी पेश होगी कि बड़े बड़े सीमेंटेड ये बैरिकेडिंग लगा करके इसे परमानेंटली ब्लॉक जैसी तस्वीरें आती हैं, देखने में ऐसा लगता है। इस पर नियंत्रण रख सकते हैं। इसे हटाने की जो हाई कोर्ट के फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ये बता रहे थे। और जिस तरीके की बैरिकेडिंग देखी गई, बैरिकेडिंग भी नहीं, अगर आप इस बॉर्डर से जाएंगे तो आपको आगे पीछे दोनों तरफ सीमेंट के बने दीवार जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। बैरिकेड सिर्फ मेटल का नहीं बल्कि एकदम सीमेंटेड बुलेट की तरह स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। और ये कई दिनों से, कई महीनों से, बकायदा 6 महीनों से ऐसा ही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी, जिसके खिलाफ, जहां हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर आज ये बड़ा फैसला आया है, जहां पर नियंत्रण की भले ही जिम्मेदारी दी गई हो लेकिन रोका नहीं जा सकता है। तो और किस तरीके से फटकार लगाई गई है अंकित, अगर देखा जाए बाकी राज्यों को भी सीख लेना हो, क्योंकि ऐसी कंडीशन अगर आप नोएडा से इधर देखें तो यूपी वाले बॉर्डर पे भी बनी हुई थी जब आंदोलन हुआ था। जब आप प्रश्न दोहराएंगे।
अंकित कह रहे हैं आज की इस टिप्पणी से बाकी राज्यों को भी क्या नजीर मिलती है, क्या सीख मिलती है कि अगर ऐसी कंडीशन में, खासकर देखिए किसान आंदोलन में यूपी पे भी, पश्चिमी यूपी के भी कई बॉर्डर को सील किया गया था। ये निश्चित तौर पर देखिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अपने आप में बताती है कि राज्य सरकार की एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी ये है कि वो नियंत्रित करे कि अगर किसी तरीके से कहीं पर कोई गतिविधि हो रही है तो फॉर द टाइम बीइंग समझ में आता है, लेकिन अगर 6 महीने 8 महीने इस तरीके से बॉर्डर जो बंद रहता है तो वो सही नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से उसी की ओर इशारा किया है। और अगर हम शंभू बॉर्डर की भी बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये 4-6 दिन की बात है, पिछले 6-8 महीने से वो बॉर्डर लगातार बंद है और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है बॉर्डर को खोले। बिल्कुल अंकित, ये बहुत लंबा वक्त है और इस पर एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी फटकार का काम करेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेपाल की। लैंडस्लाइड के कारण नदी में 2 बसों के गिरने की खबर है। मरने वालों में कई लोग यूपी के बताए जा रहे हैं। हादसे की शिकार बस में 65 लोग सवार थे। उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त कार्यालय ने श्रावस्ती जिले के एसडीएम एफआर को कोऑर्डिनेशन के निर्देश दिए हैं। राहत आयुक्त ने महाराजगंज के आपदा विशेषज्ञों के मौके पर जाकर हालात का जायजा लेने के निर्देश को पारित किया है और ऐसे में त्रिशूली नदी में 2 बस गिरने से कई लोगों की जिंदगी खत्म हुई है। ये तस्वीरें भी वहीं की हैं जहां श्रावस्ती जिले के एडीएम एफआर को कोऑर्डिनेशन के निर्देश दिए गए हैं। मौके पर पहुंचकर मौका मुआयने के साथ राहत बचाव में जितनी मदद की जा सके। नेपाल में गिरी 2 बस जिसमें कई भारतीय, कई लोगों के रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। 65 लोग बस में सवार थे। त्रिशूली नदी, ये लोकेशन नेपाल की जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, लैंडस्लाइड के कारण ये बड़ा हादसा, 2 बस गिरी है त्रिशूली नदी में। मौके पर राहत बचाव का कार्य, लेकिन कई लोगों की जिंदगी इसमें खत्म हुई है, उनकी मौत की खबर मिल रही है। 65 लोग बस में सवार थे। नेपाल में लैंडस्लाइड के कारण ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसके बाद का मंजर आप देख रहे हैं, जहां पर राहत बचाव कार्य के लिए भारत की ओर से भी टीमें भेजी गई हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। अगर कोई गुंजाइश है उनके इस नदी में फंसे रहने की, और ऐसे उफनाती नदी में बचाव के कार्य की ये तस्वीरें हैं जहां कोऑर्डिनेशन टीम को भेजा गया कि ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाई जाए पड़ोसी मुल्क में। और ऐसे में नेपाल की नदियों में उफान किस तरीके का है आप समझिए कि हिंदुस्तान के कई इलाके परेशान हैं। सबसे ज्यादा आफत तो बिहार से आई है और कोसी नदी को तो कहा ही जाता है कि वो बिहार का शोक है। तो देखिए ऐसे में जो तस्वीरें हैं आप बिहार के अलग अलग लोकेशन के लिए देख रहे होंगे, लेकिन इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं नेपाल के बारिश या वहां के पानी से है। लोग बिहार में अपना घर पलायन पे मजबूर हो जाते हैं, छोड़ के कहीं और शिफ्ट होने की कोशिश में रहते हैं, क्योंकि रोजी रोटी के साथ गुजर बसर में भी इतनी मुश्किलें आती हैं। मेरे सहयोगी शशांक की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, आपको काफी कुछ अंदाजा लग जाएगा कि बिहार में बाढ़ की क्या विभीषिका है। तो देखिए हाजीपुर हो, सुपौल हो, गोपालगंज हो, मुजफ्फरनगर हो, रोहतास हो, हम रिपोर्ट दिखाएं, लेकिन उससे पहले आपको फिर से ये बताते चले, इन तस्वीरों में आपको पानी ही पानी नजर आ रहा होगा, लेकिन इस पानी का कनेक्शन कहीं ना कहीं नेपाल से है। के तेज बारिश और नेपाल से पानी डिस्चार्ज होने के कारण बिहार में नदियां उफान पर हैं। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर में हैं। बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नदी के किनारे बसे सिकंदरपुर, अखाड़ा घाट, चंदवारा के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लोग दहशत में हैं। इसी तरह से पानी बढ़ता रहा तो लोग मकान खाली कर ऊंचे स्थान पर पलायन कर जाएंगे। इस इलाके में लगभग 500 से अधिक परिवार रहते हैं। स्थानीय लोग पानी बढ़ने से सांप, बिच्छू व अन्य जहरीले जंतुओं के घर में घुसने की आशंका से सहमे हुए हैं। बता दें इस इलाके के लोगों को 3 महीने के लिए हर साल जो है पलायन करना पड़ता है। हम स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अनिल मोतो। अगर इसी तरह से जल स्तर में वृद्धि होती रही तब तो पानी आपके घरों में घुस जाएगा। हाँ, घर में घुस जाएगा। फिर क्या करेंगे? फिर रोड पर हम लोग चले जाएंगे, फिर रोड पर जाकर रहेंगे। फिर जो ऐसे अब हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं है। हर साल यही स्थिति रहती है? हर साल यही स्थिति रहती है। कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नहीं की जाती है? कोई व्यवस्था नहीं होता। ठेला रिक्शा, टेम्पू चलाते हैं, उसी से अपना जो है सो गुजारा करते हैं। किसी भी वक्त पानी घर में घुस सकता है, तो डरे सहमे हुए हैं। हाँ, किसी वक्त उसका कोई ठीक नहीं। रात को भी सोए हुए रहते हैं, पानी घुस जाता है। अच्छा, थोड़ा हमें बताइए इसमें पानी पहले कहाँ तक था? कैमरा पर्सन विशाल से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं। पानी जो है सो उस पाया के पास में था, उस पाया के उधर था।
अच्छा, उस पाया के बाद में उधर गाड़ी था, उसके बाद में वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते चला गया। मतलब पाया तक पानी था, लेकिन ये जो पानी डिस्चार्ज हुआ है उसके बाद ये जो है जलस्तर बढ़ा और पानी यहाँ तक पानी यहाँ तक पहुँच गया। कितने वर्षों से रह रहे हैं यहाँ पे? हम लोग का दादा बाबा का समय है यहाँ पर। अच्छा, ये बताइए, हर साल क्या चाची यही स्थिति रहती है? हाँ, हर साल ये स्थिति है। क्या परेशानी होती है? ये पानी आ जाता तो सब बाल बच्चा लेके भागल जाता, न तो डूब धल जाता, सांप गोजर मारे चले, घर में घुस जाइत है, अब वोहो में डर है। सर, कहना है यही कि हर साल के यही नियम है, हम लोग का सरकार तरफ से कोई साधन नहीं मिलता है। और देखिए कि पानी करीब करीब आइए गया है, अब इसमें घर में प्रवेश होने का कोई टाइम नहीं है। अब जब प्रवेश होगा तो हम लोग 3 महीना के लिए हम लोग रोड पर रहते हैं सर, कोई हम लोग का साधन नहीं होता है, न शासन से, न प्रशासन से, न सरकार से। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है जी, एकदम घर सब डूबल रहता है सर। तो बाढ़ का खतरा तो मंडरा ही रहा है। जी जी, तो क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं वही, सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हम लोग का साधन करे, कहीं ऊंचे स्थल पर, मतलब सावधान। घरों में पानी घुसता है तो ऊंचे स्थलों पे ले जाए जी। अच्छा, देखिए, तो हम मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट पुल के ठीक नीचे हैं। बाढ़ का खतरा जो है निचले इलाकों में जो है वो मंडरा रहा है। जो यहाँ पे लोग हैं, जो नदी किनारे बसे हुए हैं, ये लोग भी बहुत डरे सहमे हुए हैं और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, खबर आज 60 के साथ हाजिरों में रुमाना इसार खान। शुरुआत करने वाले हैं। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। हालांकि अभी अरविंद केजरीवाल सलाखों से बाहर नहीं आ पाएंगे। दिल्ली शराब घोटाले में पीएमएलए एक्ट में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के लिए केस को बड़ी बेंच के पास भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच अब इस मामले की सुनवाई करेगी। तब तक केजरीवाल को बेल दे दी गई। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 90 दिनों की कैद झेली है, वो एक निर्वाचित नेता हैं। अब इस मामले में सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस 3 जज नियुक्त करेंगे। बहुत बड़ी राहत है और ये बहुत बड़ी जीत है अरविंद केजरीवाल जी के लिए और उनकी पार्टी के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके अरेस्ट को एक तरीके से इलीगल करार दिया है और ये कहा है कि उनको अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। और जो क्वेश्चन फ्रेम किए हैं कि क्या अरेस्ट जरूरी था या नहीं था, इसके लिए जो है वो लार्जर बेंच को रेफर किया गया है। इंटरोगेशन क्या की जरूरत कहाँ पे है और अरेस्ट की कहाँ पे जरूरत है, इन क्वेश्चंस को लेके उन्होंने जो है इसको लार्जर बेंच को रेफर किया। अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी केजरीवाल फिलहाल जेल में रहेंगे, क्योंकि फिलहाल केजरीवाल सीबीआई की कस्टडी में हैं और उन्हें जमानत ईडी के केस में मिली है। और अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिलते ही आम आदमी पार्टी की तरफ से सीधे निशाने पर बीजेपी और केंद्र सरकार को लिया गया है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट लिखकर फैसले को सत्य की जीत करार दिया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ईडी ने झूठे केस में केजरीवाल को फंसाया है। एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत नहीं है और आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। कोर्ट के ऑर्डर में ईडी के इंटेंट पे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा है कि ईडी जो है बड़े एक मैलिफाइड इंटेंट के साथ काम कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपनी तरफ से उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं जो इस केंद्र सरकार के अत्याचार से पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं और खास तौर पे पीएमएलए के कारण उनके ऊपर अलग अलग मौकों पे अत्याचार किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी पलटवार आम आदमी पार्टी पर कर रही है, कहते हुए कि अदालत ने सिर्फ अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है, निर्दोष वो साबित नहीं हुए हैं। और इस जमानत का मतलब ये भी नहीं कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं। एक बार न्यायालय का निर्णय स्पष्ट आने दीजिए। लेकिन ये दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला किया है, चोरी की है, उसी तरह से नया स्कैम बिजली का है,
जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश की जा रही है। इंट्रीम बेल होती है कि जब तक केस चल रहा है वो जेल से बाहर रह सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी इंट्रीम बेल का मतलब ये नहीं है कि केजरीवाल जी ने घोटाला नहीं किया है, वो स्कैम में नहीं है। तो इंट्रीम बेल अपने आप में क्वेश्चन खड़ा कर रही है कि हाँ दोषी है, लेकिन क्योंकि दिल्ली की जनता भुगत रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने शायद इस बात को मानते हुए उन्हें बाहर रहकर अपना काम करने की इजाजत दी है, लेकिन उन्हें स्कैम के घोटाले से मुक्त नहीं किया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि मामला बनता है। राउजिमनी कोर्ट में भी जो टिप्पणियाँ आई थी उसके अनुसार भी, जो ऑब्जर्वेशन थी उसके अनुसार भी मामला बनता है। और आइए महाराष्ट्र आपको लेकर चलते हैं। महाराष्ट्र में विधान परिषद में 11 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान दक्षिणी मुंबई के विधान भवन परिसर में हो रहा है। बीजेपी ने 5, शिंदे गुट वाली शिवसेना ने 2, अजित पवार गुट वाली एनसीपी ने 2, कांग्रेस ने 1 तो उद्धव गुट वाली शिवसेना ने 1 और पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया ने 1 उम्मीदवार मैदान में उतारा है। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। विधानसभा की मौजूदा स्ट्रेंथ 274 है। ऐसे में विधान परिषद की 1 सीट जीत हासिल करने के लिए कुल 23 वोट की जरूरत है। आघाड़ी की तरफ से 3 उम्मीदवार है और तीनों चुन के आने की पूरी हमको उम्मीद है। बीजेपी ने विधान परिषद चुनाव के लिए पंकजा मुंडे, योगेश तिलकर, परिणय फुके, अमित गोरखे और सादाभाऊ खोत को मैदान में उतारा है। शिंदे गुट वाली शिवसेना ने 2, कृपाल तुमाने और भावना गवली को उम्मीदवार बनाया है। उद्धव गुट वाली शिवसेना ने मिलिंद नार्वेकर को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने राजीव सातव को उम्मीदवार बनाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज मुंबई में उद्धव ठाकरे, शरद पवार से मुलाकात करेंगी। और देखिए, संसद के बजट सत्र से पहले विपक्ष के नेताओं की ये जो मुलाकात है, इस पर सबकी नजर है। अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने मुंबई पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज 2 विपक्षी दिग्गजों से मुलाकात करेंगी। शरद पवार से मुलाकात करेंगी। ये मुलाकात शरद पवार के घर सिल्वर ओक में होगी। ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात करेंगी। लोकसभा चुनाव के बाद शरद पवार और उद्धव ठाकरे से ममता बनर्जी की ये पहली मुलाकात है। चंद दिन बाद संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है, इसीलिए शरद पवार से ममता बनर्जी की मुलाकात अहम मानी जा रही है। সেই জন্যই আমি যাচ্ছি। আমি কালকে উদ্ধব ঠাকরের সাথে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি। রাজনৈতিক কথা হবে, কারণ অনেকদিন দেখা হয়নি ইলেকশনের পর, এবং শারদজির বাড়িতেও যাব। শারদ পরের সাথেও আমি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি। একটা 4টে আছে, একটা 5টা আছে। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी आज मुंबई पहुंच रहे हैं। मुंबई में ममता बनर्जी अखिलेश यादव की मुलाकात भी हो सकती है। चर्चा ये है कि संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले ममता बनर्जी दिल्ली का दौरा कर सकती हैं। ममता बजट सत्र से पहले दिल्ली में विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर सकती हैं। और दिल्ली में बढ़े बिजली बिल के खिलाफ बीजेपी के नेता आज सड़क पर उतरे। बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं। बीजेपी केजरीवाल सरकार पर पावर डिस्कॉम्स से मिलकर बिजली के दाम बढ़ाने का आरोप लगा रही है। बीजेपी का आरोप है कि पहले पीपीएससी के नाम पर 8.75% बिजली के बिल बढ़ाए गए हैं और फिर पेंशन ट्रस्ट के नाम पर भी 7% अधिक बिजली शुल्क वसूला जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली में लोगों के बिजली के बिल अचानक ही 1.5 से 2 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। सड़क पर उतरे बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल सरकार से बिजली के बढ़े हुए बिल वापस लेने की मांग की है। केजरीवाल साहब ने कहा था बिजली हाफ पानी माफ। बिजली 100% रेट पिछले 10 साल में बढ़े हैं और जो टैरिफ पहले बढ़ाया 2 साल पहले, अब उन्होंने एक नया फार्मूला अपना लिया है। अब पीपीएसी के नाम से, पावर परचेज एडजस्टमेंट टैक्स कॉस्ट के नाम से 10% का बिलों पर सरचार्ज लगाकर दे दिया है, क्योंकि जो पावर के बारे में, बिजली के बारे में, रेगुलेटरी के बारे में वो निर्णय होने हैं, वो केजरीवाल का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। हाथरस हादसे से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिकाकर्ता से कहा गया कि वो इस मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए, क्योंकि हाईकोर्ट इस मामले में आदेश जारी करने के लिए समर्थ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निश्चित तौर पर यह चिंताजनक और गंभीर मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट भी इस मसले पर सुनवाई कर उचित आदेश देने में समर्थ है, इसलिए याचिकाकर्ता को
हाईकोर्ट जाना चाहिए। हाथरस भगदड़ को लेकर 2 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में भगदड़ की जांच के लिए 5 एक्सपर्ट्स की टीम बनाने और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की गई थी। याचिका में यूपी सरकार से घटना को लेकर रिपोर्ट दाखिल करने और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से धार्मिक या दूसरे कार्यक्रम के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी करने और गाइडलाइन बनाने की भी मांग की गई थी। वो वहाँ से 30-35 मिनट पहले जा चुके थे, उन्हें बुलाया गया, परमिशन दिखाई जाती है, वो चले आते हैं। ना नोट की अपील करते हैं, ना वोट की अपील करते हैं, ना दान पात्र है, ना चढ़ावा है, ना डोनेशन है, चैरिटी है। वहाँ तो सभी जाति धर्म क्षेत्र भाषा के लोग पहुँचते हैं। हाथरस में बाबा सूरजपाल के सत्संग में हुई भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई थी। सूरजपाल और भोले बाबा को लेकर उसके राजदार नाजर सिंह ने एबीपी न्यूज पर बड़ा दावा किया। नाजर सिंह का कहना है कि बाबा जो है अपने आश्रम में लड़कियों का डांस देखा करता था। कभी बाबा सूरजपाल के करीबी रहे नाजर सिंह ने बताया कि बाबा के आश्रम के अंदर लड़कियों का डांस होता था। नाजर सिंह ने बताया कि आश्रम के अंदर बाबा लड़कियों का डांस देखता था। हाँ, एक बार गए थे हम, वो नाच हो रहा है वहाँ पे, हम देखने गए थे तो लोनियाँ नाच रही थी बाबा और वे माता श्री बैठी थी कुर्सी पे, लोनियाँ नाच रही थी, गा रही थी अपने जो गीत गाती हैं जैसे। नाजर सिंह बाबा सूरजपाल के बचपन के दोस्त हैं। नाजर सिंह ने बाबा के साथ नौकरी भी की थी। नाजर ने बताया कि बाबा दूध से नहाता था और फिर उसी दूध से खीर बनती थी जो भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित की जाती थी। दूध से नहा, सच्चाई है, दूध से नहाए थे, दूध खीर बनी उनकी। हुआ देखा? वो मैंने तो गांव वालों देखा था, मैंने वहाँ गया तब और कुछ नहीं हुआ था। और जो जिस दूध से नहाए तो उस दूध की खीर बनी? खीर बनी दूध की, लोगों ने प्रसाद के रूप में खाया लोगों को ना। तो एक तरफ ऐसे बाबा के करीबी राजदार जो एक एक कर कैमरे पर आकर बाबा के राज खोल रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ बाबा के अभी भी कई ऐसे भक्त हैं जो पूरी तरीके से उन पर भरोसा जता रहे हैं। बाबा सूरजपाल के संसार की पड़ताल करते हुए एबीपी न्यूज संवाददाता अहमद बिलाल कासगंज पहुंचे। कासगंज में बाबा के कई करीबी लोगों से मुलाकात हुई। कासगंज से ही बाबा ने सत्संग की शुरुआत की थी। 24 साल से बाबा के सेवादार रहे राजपाल सिंह यादव उर्फ खन्ना जी ने कहा कि बाबा आश्रम में सादा जीवन गुजारते थे। राजपाल ने हाथरस में मची भगदड़ को अराजक तत्वों की हरकत बताया। जो अराजक तत्व थे, इसमें हुआ क्या पता हूँ कि हमारे जितने भी आयोजन हुए हैं कहीं भी किसी भी रूप में कोई भी हादसा न हुआ, इसलिए प्रशासन और आयोजनकर्ता सभी विश्वास में रहते थे कि कहीं कुछ होगा ही नहीं। इसलिए वो जो अराजक तत्व थे वो अंदर ही अंदर अपनी साजिश बनाते रहे। अच्छा, आप साजिश बता रहे हैं इस पूरे भगदड़ कांड को। आखिरी बार आपकी बात कब हुई है भोले बाबा से? हमारी तो बात अभी अब तक नहीं हुई। विवादित ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। 2 महीने पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है और इसमें मनोरमा खेड़कर हाथ में पिस्तौल लेकर एक किसान को धमकाती हुई नजर आ रही है। हाथों में पिस्तौल, जुबान पर धमकी भरे लफ्ज। ये तस्वीर महाराष्ट्र कैडर के विवादित ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मां की है। पूजा से जुड़े विवाद के बीच अब उनकी मां का ये वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पूजा खेड़कर की मां पिस्तौल लहराते हुए लोगों को धमकाती दिख रही है। आरोप है जमीन हथियाने के लिए पूजा की मां मनोरमा पुणे की मुल्शी तहसील में लोगों को धमका रही थी। पूजा की मां अहमदनगर जिले के भाल गांव की सरपंच है। एक दिन पहले जब पुलिस पूजा से पूछताछ करने पहुंची तब भी पूजा की मां ने पुलिस से दुर्व्यवहार किया था। पूजा की मां ने पुलिस पर ये कहकर दबाव बनाया कि वो सभी को अंदर कर देंगी। पूजा की मां को गुरुवार को मीडिया से बदसलूकी करते देखा गया। पत्रकार जब पूजा खेड़कर के घर पहुंचे तो मनोरमा ने बदसलूकी की। वैसे आने वाले दिनों में पूजा खेड़कर की परेशानी भी और बढ़ सकती है क्योंकि जिस तरीके के आरोपों में पूजा खेड़कर गिरी हुई है उन्हीं को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जांच के लिए कमेटी बना दी गई है।
अपने ठाट बाट बंगला गाड़ी ऑफिस और लाभ लश्कर को लेकर चर्चा बटोरने वाली ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेडकर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। केंद्र सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई है। एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी जांच करेंगे। 2 हफ्ते में केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। पूजा पर UPSC में फर्जी दस्तावेज पेश करने का आरोप है। दरअसल पूजा चर्चा में तब आई जब वो ट्रेनिंग के लिए पुणे आई। उन्हें ट्रेनी सहायक DM का पोस्ट मिला, यानी वो आम IAS अधिकारी की तरह सरकारी सुविधाएं नहीं ले सकती, लेकिन उन्होंने जबरन अपने सीनियर के केबिन पर कब्जा कर लिया। 2022 में पूजा खेडकर ने मल्टी डिसेबिलिटी कैटेगरी के तहत UPSC की परीक्षा पास की। पूजा ने खुद को मानसिक रूप से अक्षम बताया। साथ ही पूजा ने यह भी बताया कि उन्हें देखने में भी दिक्कत होती है, लेकिन पूजा ने मेडिकल टेस्ट कराने से मना कर दिया। पूजा के OBC सर्टिफिकेट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पहले दिन से वो शक के दायरे में आया है। इसका कारण है कि उन्होंने 2 प्रकार की सहूलियतें तो ले ली। जो उन्होंने एक पिटीशन है उसमें खुद बोला है कि मैं मेंटली इल हूँ। रांची में आज से RSS की वार्षिक बैठक हो रही है। इस बैठक में आने वाले 1 साल में संघ के कार्यक्रमों को लेकर रोड मैप तय किया जाएगा। आज से 14 जुलाई तक चलने वाले RSS की वार्षिक बैठक में संघ के प्रांत प्रचारकों के अलावा वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। साल 2025 में विजयदशमी पर संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं। रांची की बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की तैयारी पर चर्चा होगी। बैठक में संघ के संगठन विस्तार पर भी चर्चा होगी। इस समय देश भर में संघ की 73,000 शाखाएं हैं। संघ का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 1 लाख करने का है। वार्षिक बैठक में देश भर में 10 से 15 गांव के समूह पर मंडल स्तरीय संगठन बनाए जाने की योजना पर भी चर्चा होगी। बैठक में देश भर के 46 प्रांतों के क्षेत्रीय प्रमुख, सह प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक शामिल होंगे। बैठक में RSS की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और RSS प्रमुख मोहन भागवत समेत सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। संघ की वार्षिक बैठक में क्षेत्रीय स्तर पर हुए कामकाज की समीक्षा होगी। इसके साथ ही अगले साल का रोड मैप तैयार किया जाएगा। बैठक में संगठन के स्तर पर बदलाव पर भी चर्चा हो सकती है। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 5 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और इसी को लेकर आने वाले समय में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से हरियाणा मांगे हिसाब इस अभियान की शुरुआत कर दी गई है। चंद महीने बाद हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने सूबे की बीजेपी सरकार को घेरने के लिए हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत का ऐलान किया है। 15 जुलाई से हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत होगी। अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर बीजेपी सरकार की नाकामी बताएंगे। हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के लिए 14 जुलाई को सोनीपत में बैठक होगी। न सिर्फ हम हरियाणा मांगे हिसाब की चार्जशीट घर घर लेके जाएंगे, लोगों से सुझाव लेंगे और उन सुझावों को अपने घोषणा पत्र में जगह देंगे। कांग्रेस ने हरियाणा की बीजेपी सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी की है। इस चार्जशीट के जरिए हरियाणा में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, पेपर लीक, महंगाई और नशाखोरी को मुद्दा बनाकर सवाल पूछे गए हैं। नायब सिंह सैनी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने 20 अगस्त से हरियाणा में रथ यात्रा निकालने का भी ऐलान किया है। इस रथ यात्रा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान लीड करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में LLB के कोर्स में मनुस्मृति का एक हिस्सा पढ़ाए जाने को लेकर विवाद खड़ा होने के बाद अब इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में LLB छात्रों को मनुस्मृति पढ़ाने का प्रस्ताव विवाद के बाद रद्द कर दिया गया। प्रस्ताव अकादमी परिषद की बैठक में चर्चा के लिए आया था, लेकिन शिक्षकों के विरोध को देखते हुए इसे रद्द कर दिया गया। DU की लॉ फैकल्टी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी तीसरे साल के स्टूडेंट्स को मनुस्मृति पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में संशोधन करने की मंजूरी मांगी थी। संशोधनों के मुताबिक मनुस्मृति पर 2 टेक्स्ट, GN झा की मनुस्मृति 7 में मेधातिथि की मनुभाष्य, T कृष्णस्वामी अय्यर की स्मृति चंद्रिका मनुस्मृति पर 1 टिप्पणी को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने का प्रस्ताव था। शिक्षकों के एक समूह ने DU के उपकुलपति को चिट्ठी लिखकर इस प्रस्ताव का विरोध किया। शिक्षकों के विरोध को देखते हुए एकेडमी काउंसिल ने लॉ फैकल्टी के प्रस्ताव को रद्द कर दिया। There is no endorsement of any such proposal in the proper authentic body of academic council. Yesterday only, Vice Chancellor rejected that proposal. उत्तर प्रदेश के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 16 जिलों में रहने वाली करीब 18 लाख की आबादी इस समय बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित है।
यूपी में बाढ़ से हालात कितने खराब हो चुके हैं उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में पानी भर चुका है। कमर तक भरे पानी में स्ट्रेचर खींचकर मरीज को निकाला जा रहा है। अस्पताल के भीतर बाहर पानी ही पानी है। मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ से सटे ग्रामीण इलाकों में गोमती का पानी घुस गया है। सड़क पर पानी भरा है और मासूम जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। किसानों की फसल बाढ़ में बर्बाद हो चुकी है। श्रावस्ती में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद यहाँ की नदियाँ उफान पर हैं। कहीं सड़कें पानी में बह गईं, तो कहीं फसल बाढ़ के पानी में डूब चुकी है। यूपी में बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही लखीमपुर खीरी में हुई है। यहाँ 250 से ज्यादा गाँव बाढ़ से प्रभावित हैं। लखीमपुर खीरी में लाखों लोग बाढ़ राहत शिविर में रह रहे हैं। यूपी में करीब 1,51,000 हेक्टेयर जमीन पर लगी फसल बाढ़ की भेंट चढ़ चुकी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। बिहार में भी बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। दरअसल नेपाल से नदियों में पानी छोड़े जाने के बाद बिहार के अंदर स्थिति और खराब होती हुई नजर आ रही है। कोसी बैराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बिहार के हाजीपुर का पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में है। पानी का तेज बहाव फसल के साथ मिट्टी को भी बहाकर ले जा रहा है। नदी के किनारे खेती करने वाले किसानों की पूरी फसल तबाह हो गई है। बाढ़ के कहर की ये दूसरी तस्वीरें बिहार के गोपालगंज की है। यहाँ सज धज के साथ बारात तो निकली, लेकिन बारात गाड़ी से नहीं नाव से रवाना हुई। गंडक में आई बाढ़ से पूरा इलाका पानी पानी है, इसलिए दूल्हे को नाव की सवारी करनी पड़ी। गोपालगंज में बाढ़ की वजह से 22 गांव प्रभावित हैं। मुजफ्फरपुर के कई इलाके भी बाढ़ के चपेट में हैं। यहाँ बचपन से ही बाढ़ का दंश झेल रही सोनी ने एबीपी न्यूज से अपनी कहानी शेयर की। ऐसी मुसीबत है कि यहाँ लोगों को अपने घर जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। हम आप इस उम्र में स्कूल जाते हैं, लेकिन सोनी नाव चलाती हैं। नाव चलाकर वो लोगों को बाहर पास के शहर तक छोड़ती हैं और फिर वापस अपने गांव जाती हैं। देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की आज शादी है। अनंत आज राधिका मर्चेंट के साथ 7 जन्मों के बंधन में बन जाएंगे। और देखिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 4.2 यानी 4.2 रिएक्टर स्केल पर बारामूला भूकंप का केंद्र एपिसेंटर बताया जा रहा है। भूकंप के झटके दोपहर 12:25 पर महसूस किए गए, जिसके बाद लोग अपने घरों से बाहर आए, दफ्तर से बाहर आए। थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हर कोई अपने घर से बाहर खुली जगह की ओर दौड़ता नजर आया। दुकानों से लोग निकल करके सड़क पर आ गए, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और 4.2 तीव्रता का ये भूकंप था, यानी झटके महसूस किए गए हैं। और उसके बाद जो स्थिति रही उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। बारामूला बताया जा रहा है एपिसेंटर है और यही केंद्र था।